नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। वक्त हो चला है देश लाइव का, जिसमें बात करेंगे तमाम अहम खबरों की। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों का ऑपरेशन ऑल आउट लगातार जारी है, जिसमें सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी भी मिल रही है, लेकिन आतंकी भी अपनी कायराना हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। जम्मू के चड्डा कैंप के पास सुबह करीब 4:15 बजे सीआईएसएफ के 15 जवानों को ड्यूटी पर ले जा रही बस पर आतंकियों ने हमला कर दिया। सीआईएसएफ अधिकारी ने बताया कि उन्होंने आतंकी हमले में जवाबी कार्रवाई की। मिली जानकारी के मुताबिक कार्रवाई के दौरान सीआईएसएफ के एक एएसआई की मौत हो गई है और 2 अन्य घायल हुए हैं। मिली जानकारी के मुताबिक ये जवान सुजमा में हुए हमले में मदद के लिए जा रहे थे। दरअसल सुरक्षा बलों को लगातार ये सूचना मिल रही थी कि पीएम के दौरे से पहले आतंकी जम्मू शहर में किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में हैं। इस सूचना के बाद गुरुवार शाम से ही जम्मू पुलिस ने सेना और अर्धसैनिक बलों के साथ मिलकर शहर के कई इलाकों में सर्च ऑपरेशन चलाए। ये सर्च ऑपरेशन शुक्रवार तड़के तक जारी रहे और इस ऑपरेशन के दौरान जम्मू के भटिंडी इलाके में सीआईएसएफ के जवानों को ले जा रही एक बस पर आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्यवाही में आतंकी इस हमले को अंजाम देने के बाद एक घर में छिप गए थे, जिसके बाद इस पूरे इलाके को घेरा गया और ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इस ऑपरेशन में अब तक एक एएसआई शहीद हुए हैं और 6 जवान जख्मी हैं। इस हमले पर जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह ने कहा कि हमें रात को जानकारी मिली थी कि एक मोहल्ले के अंदर आतंकी छुपे हुए हैं। जानकारी मिलते ही हम लोगों ने एक ऑपरेशन किया, जिसमें हमारे 5 जवान जख्मी हुए। इस दौरान हमारे एएसआई एसपी पटेल शहीद हो गए हैं। ये ऑपरेशन रात भर चलता रहा और थोड़ी देर पहले दोनों आतंकियों को मार गिराया गया है। ये दोनों ही आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े हुए थे और इनका मकसद किसी सिक्योरिटी फोर्स के कैंप पर अटैक करने का था। हालांकि उससे पहले ही हमारे जवानों ने इन्हें मार गिराया है। तो जम्मू कश्मीर में सेना का ऑपरेशन ऑल आउट लगातार जारी है और इसी को देखते हुए अब आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई लगातार की जा रही है, जिससे आतंकवादी डरे हुए हैं और अब इसी डर के चलते आतंकवादी अपनी कायराना हरकतों को अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि हमारे सुरक्षा बल उन्हें उनके मंसूबों में कामयाब नहीं होने दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा अब जम्मू कश्मीर में होने वाला है, लिहाजा घाटी को एक बार फिर से अशांत करने की साजिश आतंकी यहां पर रच रहे हैं। हालांकि जो हमारे जवान हैं वो मुस्तैदी के साथ अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए नजर आ रहे हैं। आतंक के खिलाफ जो ऑपरेशन है वो लगातार कामयाब होता हुआ नजर आ रहा है। आतंकी लगातार ढेर किए जा रहे हैं और अब आगे किसी भी तरह की अनहोनी ना हो, इसके लिए लगातार सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, लगातार रेकी की जा रही है, लगातार छानबीन की जा रही है। जो संदिग्ध हैं उनसे पूछताछ भी लगातार सुरक्षा बलों के द्वारा की जा रही है। इसी कड़ी में जब सुरक्षा बलों को यह जानकारी मिली थी कि एक जगह पर आतंकी छुपे हुए हो सकते हैं, तो सीआईएसएफ के 15 जवानों को लेकर के बस जा रही थी। सुजमा में मुठभेड़ चल रही थी, वहां पर मदद करने की जिम्मेदारी थी, मदद करने के लिए ये लोग जा रहे थे। तभी पीछे से घात लगाकर बैठे आतंकियों ने बस पर हमला कर दिया था। उन्हें इस हमले का मुंहतोड़ जवाब भी मिला। 2 आतंकियों को ढेर भी कर दिया गया, लेकिन हमारे एक सीआईएसएफ के एएसआई इस हमले में शहीद हो गए हैं। लेकिन साफ तौर पर आतंकियों को एक संदेश दे दिया गया है कि आतंकी अभी भी अपनी हरकतों से बाज आ जाएं। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर उन्हें करारा जवाब दिया जाएगा। तो जम्मू कश्मीर में आतंक पर वार लगातार जारी है। लगातार मुठभेड़ में आतंकियों को ढेर किया जा रहा है। अब जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक अलग अलग मुठभेड़ में 5 आतंकी ढेर हुए हैं।
जम्मू कश्मीर के सुजवा में शुक्रवार सुबह सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच चल रही मुठभेड़ में 2 दहशतगर्द ढेर कर दिए गए। वहीं एक जवान शहीद हो गया है। 4 जवान घायल बताए जा रहे हैं। मुठभेड़ जम्मू के सुजवा इलाके में हो रही है। जम्मू जोन के एडीजीपी मुकेश सिंह ने कहा कि मुठभेड़ में कुल 2 आतंकवादी मारे गए हैं। उन्होंने कहा कि हमने घेराबंदी कर इलाका खाली करा लिया है और अभी भी मुठभेड़ जारी है। ऐसा लग रहा है कि आतंकी घर में छिपे हुए हैं, यानी कि आतंकी भागने ना पाए, इसको लेकर के जो तैयारियां हैं वो मुकम्मल नजर आ रही हैं। 2 आतंकियों को ढेर कर दिया गया है और बाकी कितने आतंकी छिपे हुए हो सकते हैं, इसको लेकर के लगातार सर्च ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है। वहीं उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले में गुरुवार को हुई मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने लश्कर तैयबा के कमांडर समेत 3 आतंकियों को मार गिराया। मारा गया सरगना यूसुफ काठरू बडगाम जिले में हाल ही में आतंकी हमले में मारे गए एसपीओ और उसके भाई पूर्व बीडीसी चेयरमैन भूपेंद्र सिंह की हत्या के अलावा अन्य कई हत्याओं में शामिल था। जानकारी के मुताबिक यूसुफ 2017 से आतंकी गतिविधियों में सक्रिय था। मुठभेड़ में सेना के 4 और जम्मू कश्मीर पुलिस का एक जवान भी घायल हुआ है। आईजी कश्मीर विजय कुमार के मुताबिक बडगाम पुलिस को इनपुट मिला था कि बारामूला जिले के मलबाह इलाके में 5 आतंकी छिपे हुए हैं, जिसमें 3 स्थानीय और 2 पाकिस्तानी हैं। जानकारी मिलने के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस ने सेना और सीआरपीएफ के साथ मिलकर इलाके की घेराबंदी की और तलाशी अभियान चलाया। जैसे ही सुरक्षा बल इलाके में दाखिल हुए तो एक मकान में छिपे आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग कर दी, जिसमें सेना के 3 और पुलिस का एक जवान घायल हो गए। घायल जवानों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सुरक्षा बलों ने जवाबी कार्रवाई करते हुए 3 आतंकियों को मार गिराया है। इसमें लश्कर का स्वीप कमांडर यूसुफ काटरू भी मारा गया है। वो हाल ही में बडगाम जिले में पुलिस के एसपीओ और उसके भाई एक सैनिक और नागरिक की हत्या समेत नागरिकों और सुरक्षा कर्मियों की कई हत्याओं में भी शामिल था। उसने बीडीसी अध्यक्ष सरदार भूपेंद्र सिंह की 23 सितंबर 2020 को बडगाम जिले के खाक क्षेत्र में उनके पैतृक स्थान में हत्या कर दी थी। खाक थाने में आतंकी कांटरू के खिलाफ कई मामले भी दर्ज थे। आईजीपी ने बताया कि मुठभेड़ में एक अन्य आतंकी भी मारा गया है, जिसकी शिनाख्त फैजल अहमद के रूप में हुई है। जानकारी के मुताबिक फैजल के परिवार वालों को उसे आत्मसमर्पण करवाने के लिए बुलाया गया था, लेकिन वो नहीं माना। मारा गया लश्कर कमांडर यूसुफ 2000 से आतंकवाद से जुड़ा था। वो 2017 से लश्कर के लिए काम कर रहा था। पुलिस ने बताया कि कांटरू 2 बार आतंकवाद का दामन थामने और उसमें अपने को अलग भी कर चुका था, यानी कि पहले आतंकी बना, उसके बाद आतंक के रास्ते को छोड़ा, लेकिन फिर से दोबारा उसी रास्ते पर यूसुफ काटरू चला था, जिसके बाद अब उसे ढेर कर दिया गया है। कई हत्याओं में ये शामिल था और इससे बड़ी कामयाबी लगातार माना जा रहा है। जम्मू कश्मीर में किसी भी तरह से शांति का माहौल ना बिगड़े, इसको लेकर के लगातार सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, लगातार कॉम्बिंग की जा रही है। जो आतंकी छिपे हुए हैं उन्हें ढूंढकर मारा जा रहा है, ढेर किया जा रहा है। संदेश सिर्फ इतना है कि घाटी को अगर दहलाने की या फिर घाटी में दहशत फैलाने की कोशिश करेंगे तो फिर उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। जिस तरह से लगातार ऑपरेशन जम्मू कश्मीर में चल रहे हैं, जिस तरह से लगातार कामयाबी वहां पर मिल रही है, उसके बाद कहीं ना कहीं अमन और जो शांति है उसका माहौल अभी भी पूरी तरह से कायम नहीं हो पाया है। अभी भी कहीं ना कहीं आतंकी छिटपुट वारदातों को अंजाम दे रहे हैं और पिछले कुछ वक्त से जो आतंकी वारदातों में इजाफा देखने को मिला है वो सिर्फ इस वजह से क्योंकि हमारे सुरक्षा बल लगातार कार्रवाई कर रहे हैं, लगातार आतंकियों को ढेर कर रहे हैं, जिसकी वजह से आतंकियों के मन में डर घर कर गया है और वो इस तरह की वारदातों को अंजाम देते हुए नजर आ रहे हैं। बुलेटिन में अब बात दिल्ली के जहांगीरपुरी की भी कर लेते हैं। दरअसल हनुमान जन्मोत्सव के दिन शोभा यात्रा पर पथराव के बाद बुलडोजर चलने तक खूब गहमा गहमी जहांगीरपुरी में देखने को मिली और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट तक भी मामला पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर से जो कार्रवाई की जा रही थी उस पर स्टे लगा दिया।
यानी कि फिलहाल जहांगीरपुरी में बुलडोजर की कार्रवाई नहीं की जा सकेगी, एमसीडी अवैध निर्माणों को वहां पर नहीं गिरा सकेगा। वहीं दूसरी तरफ प्रशासन के लिए यह किसी चुनौती से कम नहीं है। प्रशासन के लिए चुनौती सबसे बड़ी इस बात की है कि सुरक्षा व्यवस्था को कैसे मुकम्मल करना है, सुरक्षा व्यवस्था में किसी तरह की चूक ना हो। ये जहांगीरपुरी में इसकी व्यवस्था होना बेहद जरूरी है, क्योंकि जरा सी चूक एक बार फिर से हिंसा और दंगे का रूप अख्तियार कर सकती है। लिहाजा आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं किस तरह से जो सुरक्षा में तैनात पुलिस के जवान हैं वो चाक चौबंदी के साथ में सुरक्षा में जुटे हुए हैं। चाक चौबंद इंतजामात नजर आ रहे हैं ताकि माहौल ना बिगड़े। 16 अप्रैल को हिंसा हुई थी और उसके बाद अतिक्रमण विरोधी अभियान पर बुलडोजर चलाए जाने की कार्रवाई के मद्देनजर कड़ी निगरानी के लिए दिल्ली पुलिस ने इलाके में कई सीसीटीवी कैमरे भी लगवा दिए हैं। साथ ही पुलिस इस इलाके में एक अस्थायी मॉनिटरिंग स्टेशन भी स्थापित करेगी। डीसीपी श्वेता चौहान से मिली जानकारी के मुताबिक दिल्ली पुलिस इन इलाकों पर निगरानी रखने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल भी कर रही है, यानी कि ड्रोन से भी निगरानी की जा रही है कि ताकि किसी भी तरह का जो माहौल है वो खराब ना हो पाए। ड्रोन से बाकायदा मॉनिटरिंग की जा रही है, बाकायदा सुरक्षा बल वहां पर तैनात है, महिला पुलिस जवानों की भी वहां पर तैनाती की गई है। जो संदिग्ध लग रहा है उसको पूछताछ भी उससे की जा रही है। इसके अलावा दूसरी तरफ सियासत भी पूरे मामले को लेकर परवान चढ़ती हुई नजर आ रही है। जो सियासी नेता हैं वो लगातार वहां पर पीड़ित परिवार से मिलने की कोशिश कर रहे हैं। जिन लोगों के घरों पर, माफ कीजिएगा, घरों पर नहीं, जिनकी दुकानों पर बुलडोजर चला है या फिर जो भी हिंसा प्रभावित हैं उनसे मिलने के लिए पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हालांकि पुलिस के जवान जो है सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए उन्हें बाहर ही रोक दे रहे हैं। टीएमसी का डेलीगेशन पहुंचने वाला था, तो कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्था ना बिगड़े इसको लेकर के पुख्ता इंतजाम देखने को मिल रहे हैं। दिल्ली के हिंसा प्रभावित जहांगीरपुरी इलाके के निवासियों को राहत देने वाले एक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को अतिक्रमण विरोधी अभियान पर अगले आदेश तक रोक लगा दी थी। इसके साथ ही कोर्ट ने आदेश से अवगत कराए जाने के बाद भी अभियान जारी रखने पर उत्तरी दिल्ली नगर निगम को फटकार लगाते हुए कहा था कि इस बारे में वो गंभीरता से विचार करेगा। यानी कि एनडीएमसी बुलडोजर की कार्रवाई नहीं कर सकेगा। सुप्रीम कोर्ट ने फटकार भी लगाई थी, साफ तौर पर कहा था कि अगर ऐसा आगे देखने को मिलता है तो फिर इसे कोर्ट के आदेश की अवमानना माना जाएगा। लिहाजा फिलहाल बुलडोजर की कार्रवाई जरूर नहीं हो रही है, लेकिन सियासत परवान चढ़ चुकी है। सुरक्षा के लिहाज से पुख्ता इंतजाम देखने को मिल रहे हैं। पूरा मामला क्या है वो भी आपको बता देते हैं। शनिवार को हनुमान जन्मोत्सव के मौके पर शोभा यात्रा निकाली गई थी। सांप्रदायिक हिंसा यहां पर हुई थी और उसके बाद जहांगीरपुरी सियासत का केंद्र बन गया था। इलाके में माहौल अभी भी तनावपूर्ण है, क्योंकि आमतौर पर चहल पहल रहने वाले कुशल चौक की अगर बात करें तो यहां पर सन्नाटा पसरा हुआ है। दुकानें बंद नजर आ रही हैं। सी ब्लॉक में आवाजाही को सुरक्षा कर्मियों द्वारा नियंत्रित किया गया है और बड़े पैमाने पर बैरिकेडिंग भी लगाई गई है। यानी कि माहौल ना बिगड़े इसको लेकर के पुख्ता इंतजाम देखने को मिल रहे हैं। साथ ही साथ परीक्षा देने जो बच्चे जा रहे हैं, स्कूली पोशाक पहने छात्रों को इलाके के अंदर और बाहर जाने की इजाजत दी गई है। ड्रोन से निगरानी की जा रही है। जहांगीरपुरी में तैनात एक पुलिस अधिकारी से मिली जानकारी के मुताबिक मीडिया को सी ब्लॉक आवासीय क्षेत्र में प्रवेश करने से रोक दिया गया है, क्योंकि इस तरह के आदेश जो हैं वो ऊपर से दिए गए हैं। कानून व्यवस्था की स्थिति ना बिगड़े इसलिए ऐसा किया जा रहा है। अब आप खुद सोचिए कि हालात कितने तनावपूर्ण हैं। सी ब्लॉक में मीडिया कर्मी तक एंटर नहीं कर सकते हैं। सी ब्लॉक में क्या कुछ चल रहा है वो कैमरे में कैद नहीं हो सकता है। ऐसा क्यों? क्योंकि सी ब्लॉक कहीं ना कहीं केंद्र बन गया था। सी ब्लॉक में जो लोग रहते हैं उनके मूल निवास को लेकर के भी सवाल उठने लगे थे। आरोप ये भी लगे थे कि जो यहाँ पर बड़ी आबादी रह रही है वो अवैध तरीके से यहाँ पर रह रहे हैं। रोहिंग्या जो हैं वो इस इलाके में बड़े पैमाने पर रह रहे हैं। तो सी ब्लॉक में आवाजाही को पूरी तरह से रोक दिया गया है। हालांकि जो छात्र परीक्षा देने जा रहे हैं, स्कूली पोशाक अगर उन्होंने पहना हुआ है तो उन्हें परीक्षा देने के लिए पूरी तरह से इजाजत दी जा रही है। तो कुल मिलाकर हालात जो बेकाबू हो गए थे
अब कंट्रोल में जरूर नजर आ रहे हैं, लेकिन तनावपूर्ण अभी भी हैं। लिहाजा सुरक्षा के लिहाज से दिल्ली पुलिस की बात करें या फिर सुरक्षा बलों की बात करें, पुख्ता इंतजामात किए गए हैं। ड्रोन से बाकायदा निगरानी की जा रही है, मॉनिटरिंग सेंटर वहां पर बनाया जाएगा। तो कुल मिलाकर स्थिति ना बिगड़े, इसको लेकर के तैयारियां पुख्ता फिलहाल नजर आ रही हैं। एक सवाल जो मन में उठा था कि क्या सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जो सुरक्षा व्यवस्था है उसमें थोड़ी सी ढील मिलेगी, हालांकि अभी ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। नजरें सुप्रीम कोर्ट की जो कार्रवाई है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट जब इस मामले को लेकर के 6 दिन बाद फैसला सुनाएगा या फिर जो कुछ भी आदेश पारित करेगा उसमें क्या कुछ रहता है, इस पर भी नजरें लगातार बनी रहेंगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पर ही यह तय होना है कि आगे बुलडोजर की कार्रवाई यहां पर देखने को मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी। बुलेटिन में बात कोरोना की भी कर लेते हैं। दरअसल कोरोना के मामले एक बार फिर डराने लगे हैं और कोरोना के मामले 2000 से ज्यादा लगातार सामने आ रहे हैं, जिसके बाद लोगों के मन में डर बैठना जायज भी है। बीते 24 घंटे की बात करें तो 2451 नए संक्रमित मिले हैं। सक्रिय केस भी बढ़कर 14000 से ज्यादा हो गए हैं। आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 54 लोगों ने कोरोना की वजह से दम तोड़ा है। इसके साथ ही कुल मृतकों की संख्या भी बढ़कर 5,22,116 हो गई है। नए बीते कुछ दिनों से नए संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है। नए केस मिलने के साथ ही सक्रिय केस बढ़कर 14,241 हो गए हैं। गुरुवार को 2,380 नए संक्रमित मिले थे और 56 कोरोना मरीजों की मौत हुई थी। इनमें 53 पुरानी मौत केरल राज्य से बताई गई थी। देश में कुल संक्रमित मरीजों की संख्या शुक्रवार को बढ़कर 4,30,52,425 हो गई है। गुरुवार को सक्रिय मामले 13,433 थे। शुक्रवार को इनमें 808 की बढ़ोतरी हुई। 54 और मौतों के साथ कुल मृतकों की संख्या 5,22,116 हो गई है। देश में एक्टिव केस कुल केस की तुलना में 0.03% हैं। हालांकि अच्छी बात यह है कि कोरोना रिकवरी रेट 98.75% पर कायम है। देश के कुछ राज्यों में बढ़ते संक्रमण के बीच ओमिक्रॉन के 2 नहीं बल्कि 8 नए वेरिएंट का पता चला है, यानी कि 1-2 मामले सामने नहीं आए हैं, 8 नए वेरिएंट का पता चला है। इनमें एक स्वरूप देश की राजधानी दिल्ली में भी मिला है, जिसकी पड़ताल इंसाकॉग और नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल यानी कि एनसीडीसी के वैज्ञानिकों ने शुरू कर दी है। जानकारी मिली है कि यह वेरिएंट हाल ही में विदेश यात्रा से दिल्ली लौटे एक कोरोना संक्रमित मरीज में मिला है। क्योंकि इसकी आनुवांशिक संरचना मौजूदा वेरिएंट की तुलना में एकदम अलग है, इसलिए दिल्ली की ओर से आगे की जांच के लिए इसे इंसाकॉग को भेजा गया है। एक वरिष्ठ वैज्ञानिक ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोरोना वायरस के मौजूदा स्वरूप और उनकी आनुवांशिक संरचना के साथ जब इसका मिलान किया गया तो ये BA.2.12.1 म्यूटेशन से मिलता जुलता है। हालांकि इसके जनस्वास्थ्य पर प्रभावों के बारे में कोई जानकारी नहीं है, इसलिए लोगों को फिलहाल घबराने की जरूरत नहीं है। तो कोरोना के मामले एक बार फिर से बढ़ रहे हैं और जिस तरह से कोरोना का ग्राफ बढ़ रहा है तो चिंता की बात तो है। और चिंता की बात इसलिए है क्योंकि कोरोना के मामले जो लगातार कम हो रहे थे, अचानक से उनमें बेतहाशा बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। खासतौर पर दिल्ली एनसीआर में कोरोना के मामलों में जिस तेजी के साथ इजाफा देखने को मिल रहा है वो कहीं ना कहीं हैरान करने वाला है। देखना दिलचस्प होगा कि जनता अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन किस बखूबी के साथ करती है ताकि कोरोना के मामलों पर ब्रेक लगाया जा सके। बुलेटिन के आखिर में बात तो छत्तीसगढ़ की कर लेते हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव से दर्दनाक सड़क हादसे की खबर सामने आई है। यहां एक कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी, जिसके बाद कार में आग लग गई। इस हादसे में 5 लोग जिंदा जल गए हैं। छत्तीसगढ़ पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक राजनांदगांव जिले में एक दुर्घटना के बाद कार में लगी आग से एक परिवार के 3 बच्चों समेत 5 सदस्य जल गए।
मौके पर पुलिस पहुंच चुकी है और हादसे की वजहों का पता लगाने की कोशिश कर रही है। हादसे की जो तस्वीरें आई हैं वो विचलित कर देने वाली हैं। खबर के मुताबिक मृतक परिवार खैरागढ़ का रहने वाला था। खैरागढ़ निवासी सुभाष कोचर की पत्नी अपनी बेटियों के साथ कार में बालोद से रात करीब 12 बजे खैरागढ़ लौट रहे थे। इसी दौरान रात करीब 2 बजे सिंगारपुर के गणेश मंदिर के पास पुलिया में कार से उनका नियंत्रण हट गया, जिसके बाद वो पुल से टकराती जो कार है वो पुल से टकरा गई, जिसके बाद कार पलट गई और इसके बाद कार में भीषण आग लग गई। इस दौरान कार में सवार सभी लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई है। तो ये खबर छत्तीसगढ़ से सामने आई थी, जहां दर्दनाक हादसे में एक ही परिवार के 5 लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई है। अब देखना दिलचस्प होगा कि शासन प्रशासन मुआवजे के तौर पर क्या कुछ मदद परिवार के जो बाकी सदस्य हैं उन तक पहुंचा पाते हैं। देश लाइव में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए बने रहिए AB स्टार न्यूज़ के साथ, क्योंकि यहाँ पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।